हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप ही के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल डेफोडिल कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के महान न्यायवादी टॉपिक पर। इस पे भारत के महान न्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? अटॉर्नी जनरल, भारत के महान न्यायवादी। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ये महान न्यायवादी होता कौन है, किसे महान न्यायवादी बनाया जाता है। तो अगर मैं साधारण सी भाषा में बात करूं तो महान न्यायवादी भारत सरकार का एक वकील होता है। भारत सरकार का एक वकील होता है और ये भारत सरकार की तरफ से जो भी केस आते हैं उन केसों की सुनवाई करता है, उन केसों की पैरवी करता है। यानी कोर्ट के अंदर जब भी भारत सरकार के विरुद्ध कोई केस आता है उस समय उस केस की पैरवी कौन करता है? महान न्यायवादी ही करता है। और आप जानते हैं कि भारत सरकार के विरुद्ध अक्सर केस आते रहते हैं, क्योंकि मैंने आपको मूल अधिकारों में बताया था कि सारे के सारे मूल अधिकार सरकार के विरुद्ध होते हैं। तो जब भी किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है वो सीधा केस सरकार के विरुद्ध ही होता है और उस समय सरकार की ओर से जो केस की पैरवी की जाती है वो महान न्यायवादी के द्वारा ही की जाती है। तो महान न्यायवादी भारत सरकार का क्या होता है? एक वकील होता है जो भारत सरकार के विरुद्ध जो केस आते हैं उनकी पैरवी करता है। और संविधान के अंदर भी इस महान न्यायवादी पद का उल्लेख किया गया है। तो देखते हैं संविधान में कहां पर किस आर्टिकल के अंदर इस महान न्यायवादी पद का उल्लेख किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 76 की। आर्टिकल 76 की और आर्टिकल 76 के अंदर बताया गया है कि भारत का एक महान न्यायवादी होगा। कहने का मतलब महान न्यायवादी पद का जो उल्लेख है वो किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 76 के अंदर है। महान्यायवादी पद का उल्लेख किया गया है। किस आर्टिकल में किया गया है? आर्टिकल 76। या इस आर्टिकल को ध्यान में रखना, महान न्यायवादी से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 76 है, जिसमें महान न्यायवादी पद यानी भारत के अटॉर्नी जनरल का उल्लेख किया गया है। इसके बाद बात करें दोस्तों आर्टिकल 76A के अंदर। आर्टिकल 76A दोस्तों आर्टिकल 76A जो है इसके अंदर महान न्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बताया गया है कि महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करेगा, किसकी सलाह पर की जाएगी और किस व्यक्ति की महान न्यायवादी के रूप में नियुक्ति की जाएगी। इस सभी बातों का उल्लेख आर्टिकल 76A के अंदर किया गया है। इसमें ये प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से एक ऐसे व्यक्ति को महान न्यायवादी पद के लिए नियुक्त करेगा जिसके पास सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता है। तो क्या प्रावधान है देखना, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से एक ऐसे व्यक्ति को महान्यायवादी
पद के लिए नियुक्त करेगा जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता, न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता। तो सबसे पहले तो ध्यान ये देना है कि ये महान्यायवादी नियुक्त होता है, इलेक्टेड या नॉमिनेटेड नहीं होता है, अपॉइंटेड होता है। और अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो आपसे पूछ ले सीधा सा सिंपल क्वेश्चन कि क्या भारत का महान्यायवादी नियुक्त होता है, निर्वाचित होता है, मनोनीत होता है या इनमें से कोई नहीं? तो क्या बताना है? महान्यायवादी नियुक्त होता है, अपॉइंटेड होता है। तो आर्टिकल 76 एक के अंदर बताया है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर, इसका मतलब कि राष्ट्रपति सर्व विवेक का प्रयोग नहीं कर सकता है, उसको मंत्री परिषद की सलाह लेनी होगी। तो राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर ऐसे व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त करेगा जिसके पास सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता हो। यानी किसी व्यक्ति के पास अगर सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता हो तो वो व्यक्ति महान्यायवादी बन सकता है। आर्टिकल 76 ए के अंदर इस प्रकार का प्रावधान किया गया। अब बात यानी यहाँ पर डायरेक्ट महान्यायवादी की योग्यता नहीं बताई है, केवल इतना लिखा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता। तो अब हमारे लिए ये जानना जरूरी हो गया कि एक सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए। तो देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए। तो सबसे पहले कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात, वो किसी हाई कोर्ट के अंदर, उच्च न्यायालय के अंदर 10 वर्ष तक वकालत की हो। हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक वकील रहा हो। अथवा वो किसी हाई कोर्ट के अंदर 5 वर्ष तक जज रहा हो। और अगर ये दोनों ही योग्यता नहीं है तो एक चौथा प्रावधान ये भी है इसमें कि वो राष्ट्रपति की नजर में पारंगत विधि ज्ञाता हो। ये योग्यता किसके लिए है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए। सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है उसके लिए ये 4 योग्यता होनी चाहिए। एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए, या वो किसी हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक वकील रहा हो, या हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक जज रहा हो। अगर ये दोनों ही योग्यता नहीं है तो अगर वो राष्ट्रपति की नजर में अगर एक अच्छा विधि ज्ञाता है, कानून का अच्छा ज्ञाता है, तो राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को भी महान्यायवादी बना सकता है। तो अगर ये योग्यता किसी व्यक्ति के पास है, वह व्यक्ति महान्यायवादी बन सकता है। तो कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की ये जो योग्यता है, ये योग्यता ही किसके लिए लागू होती है? महान्यायवादी के लिए लागू होती है। तो आर्टिकल 76 के अंदर महान्यायवादी पद का उल्लेख है। आर्टिकल 76 में इसकी नियुक्ति का उल्लेख किया गया। अब बात करते हैं आर्टिकल 76(2) के अंदर। 2 के अंदर महान्यायवादी के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है।
आर्टिकल 67(2) के अंदर महान्यायवादी के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। महान्यायवादी के कर्तव्य, और महान्यायवादी के क्या काम होते हैं? इनका एक ही मुख्य काम होता है, और वो है कि भारत सरकार को विधिक सलाह देना, न्यायिक सलाह देना या संवैधानिक सलाह देना। इसका पहला काम क्या है? भारत सरकार को विधिक सलाह देना। भारत सरकार को विधि यानी कानून के बारे में सलाह देने के लिए किसे नियुक्त किया जाता है? अटॉर्नी जनरल को नियुक्त किया जाता है, जो भारत सरकार को विधि, न्यायिक या संवैधानिक सलाह देता है। इसके अलावा जो भी राष्ट्रपति विधि से संबंधित जो भी काम महान्यायवादी को सौंपता है, वो सारे काम महान्यायवादी को करने होते हैं। इसके अलावा मैंने आपको राष्ट्रपति का जो टॉपिक पढ़ाया था उस समय भी बताया था, आज फिर बता देता हूं कि आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति किसी संवैधानिक विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है। ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। आर्टिकल 43 के तहत राष्ट्रपति सलाह मांग सकता है सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन उस समय भारत सरकार का प्रतिनिधित्व जो करता है वो महान्यायवादी ही करता है। कहने का मतलब दोस्तों, आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति सलाह ले सकता है सर्वोच्च न्यायालय से, लेकिन उस समय राष्ट्रपति खुद चलकर सर्वोच्च न्यायालय के अंदर नहीं जाता है सलाह लेने के लिए। किसको भेजता है? इस महान्यायवादी को ही भेजता है। यानी उस समय भारत सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? भारत का महान्यायवादी करता है। तो ये कुछ महान्यायवादी के कर्तव्य हैं। इनका मुख्य काम अगर पूछे तो भारत सरकार को कानूनी सलाह देना है, विधिक सलाह देना। ये आर्टिकल 76(2) में बनाया है। आर्टिकल 76(3) के अंदर इनके सुनवाई के अधिकार का उल्लेख किया गया है। इसका उल्लेख किया गया है सुनवाई के अधिकार। देखो दोस्तों, भारत के अंदर जितने भी कोर्ट हैं, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, सभी कोर्टों के अंदर अगर वो केस भारत सरकार के विरुद्ध है तो उस केस की पैरवी करने का अधिकार किसको दिया गया है? महान्यायवादी को दिया गया है आर्टिकल 76(3) के द्वारा। कौन से आर्टिकल के द्वारा? आर्टिकल 76(3) के द्वारा। यानी भारत के कार्य क्षेत्र में आने वाले सभी कोर्ट, चाहे वो फिर सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, चाहे वो अधीनस्थ न्यायालय हो, सभी के अंदर भारत सरकार के केस की पैरवी कर सकता है। ये अधिकार देता है आर्टिकल 76(3) महान्यायवादी। और आप ये भी जानते हैं कि जो भारत सरकार के विरुद्ध कोई भी केस आता है वो केस अधीनस्थ न्यायालयों के अंदर नहीं आता है, वो केस सामान्यतः सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर ही आता है। तो सामान्यतः महान्यायवादी जो होता है वो केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ही केस की पैरवी करता है, अधीनस्थ न्यायालयों के अंदर नहीं करता है। लेकिन इसको अधीनस्थ न्यायालयों में भी सुनवाई करने का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 76(3) के द्वारा। बात करते हैं आर्टिकल 76(4) की। आर्टिकल 76(4) दोस्तों, महान्यायवादी के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। इसमें महान्यायवादी का जो कार्यकाल है, जो पारिश्रमिक प्राप्त करता है, पारिश्रमिक महान्यायवादी के द्वारा प्राप्त किया जाता है, इन दो बातों का उल्लेख इस आर्टिकल में किया गया है। आर्टिकल 76(4) में महान्यायवादी के कार्यकाल का
और महान्यायवादी द्वारा जो वेतन भत्ते यानी पारिश्रमिक प्राप्त किया जाता है उसका उल्लेख किया गया है। तो इन दो बातों का उल्लेख किया गया। सबसे पहले हम कार्यकाल की बात करें तो महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करता है, यानी जब तक राष्ट्रपति चाहे ये अपने पद पर रह सकता है। तो पहला पॉइंट कौन सा आएगा कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करता है। जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे ये पद पर रहेंगे, राष्ट्रपति इन्हें पद से हटा भी सकते हैं और राष्ट्रपति के द्वारा ही इन्हें नियुक्त किया जाता है। ये अपना त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को ही देता है। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब ये हो गया कि महान्यायवादी का जो कार्यकाल है वो निश्चित नहीं होता है। तो कैसा होता है? अनिश्चित इनका कार्यकाल होता है। पूछा जाए कि महान्यायवादी का कार्यकाल, तो बताना इनका कार्यकाल अनिश्चित होता है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करता है। लेकिन दोस्तों यहाँ से एक अर्थ और भी निकलता है। मैंने पहले भी नियुक्ति के दौरान बताया था कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह से महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। इसका मतलब यह हुआ कि जिस दिन मंत्री परिषद ने त्याग पत्र दे दिया यानी सरकार चली गई, उस दिन महान्यायवादी भी अपना त्याग पत्र दे देता है। तो कार्यकाल के बारे में वो भी बात। इसके बाद बात करते हैं पारिश्रमिक, यानी महान्यायवादी को जो वेतन भत्ते प्राप्त होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। दोस्तों इनके पारिश्रमिक के बारे में आर्टिकल 76(4) में लिखा गया है कि महान्यायवादी राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित वेतन भत्ते प्राप्त करेगा। राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित वेतन भत्ते प्राप्त करता है। जितने भी संवैधानिक सर्वोच्च अधिकारी हैं, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, कैग है, इन सभी के वेतन भत्तों के बारे में स्पष्ट रूप से संविधान में लिखा गया है कि इनको भारत की संचित निधि से वेतन दिया जाएगा और उसका निर्धारण संसद विधि के अनुसार करेगी। लेकिन इस महान्यायवादी के वेतन के बारे में आर्टिकल 76(4) में ये लिखा गया है कि महान्यायवादी राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित वेतन प्राप्त करता है। राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित वेतन का मतलब हो गया एक प्रकार से मंत्री परिषद ही इसका वेतन निर्धारित करते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह से तो महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। तो इनका कार्यकाल निश्चित होता है और ये पारिश्रमिक राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक यानी वेतन भत्ते प्राप्त करता है। इसके बाद बात करें दोस्तों त्याग पत्र की कि ये अपना त्याग पत्र किसको देता है। तो महान्यायवादी अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। किसको देता है? राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है। दोस्तों राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति इसको शर्त दिलाता है। ये अपना त्याग पत्र भी किसको देते हैं? राष्ट्रपति को ही देंगे और ये राष्ट्रपति के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। इसके अलावा एक इस फैक्ट ये भी ध्यान रखना, ये जो महान्यायवादी है ये भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। कोई आपसे पूछ ले कि भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, तो महान्यायवादी होता है। सर्वोच्च विधि अधिकारी या प्रथम विधि अधिकारी किसे कहेंगे? महान्यायवादी को ही कहेंगे। सर्वोच्च विधि अधिकारी, ठीक है।
इसके बाद बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 88। आर्टिकल 88 ये भी महान्यायवादी से ही संबंधित है। दोस्तों ये जो आर्टिकल 88 है ये मंत्री परिषद के जो सदस्य है यानी सभी मंत्रियों को और महान्यायवादी को अधिकार प्रदान करता है। आर्टिकल 88 किस प्रकार का अधिकार प्रदान करता है इसको देखते हैं। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो मंत्री है चाहे वो राज्यसभा से आए चाहे वो लोकसभा से आए, जो भी मंत्री परिषद के सदस्य हैं यानी जो भी मंत्री हैं उन मंत्रियों को अपने सदन में यानी संसद के किसी भी सदन में या संसद के दोनों सदनों की जब संयुक्त बैठक होती है उस संयुक्त बैठक में या संसद की किसी समिति के अंदर अगर उस मंत्री का नाम है तो उस समिति के अंदर बोलने का अधिकार होगा, उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा, लेकिन वो मंत्री मतदान उसी सदन में करेगा जिस सदन का वो सदस्य है। और ये सेम की सेम शक्ति इस महान्यायवादी को भी देता है आर्टिकल 88। यानी महान्यायवादी भी संसद के किसी भी सदन को संबोधित कर सकता है, उसकी कार्यवाही में भाग ले सकता है, संसद की संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है, उसको संबोधित कर सकता है। तो कहने का मतलब आर्टिकल 88 सभी मंत्रियों और महान्यायवादी को संसद के अंदर बोलने और उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्रदान करता है। यानी सभी मंत्रियों संसद में बोलने व कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार देता है। लेकिन मतदान उसी सदन में करेगा जिस सदन का वो आता है। अगर लोकसभा से कोई मंत्री आता है तो वो लोकसभा में ही केवल मतदान करेगा, अगर राज्यसभा से कोई मंत्री आता है तो वो राज्यसभा के अंदर मतदान करेगा। जबकि वो कोई भी संसद के दोनों सदनों को किसी भी सदन को संबोधित कर सकता है, उसकी कार्यवाही में भाग ले सकता है। ये तो बात थी मंत्रियों के बारे में। और ये सेम का सेम पावर किसको दिया गया है आर्टिकल 88 के द्वारा? महान्यायवादी को दिया गया है। यानी भारतीय अटॉर्नी जनरल को ये पावर दिया गया है कि वो संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में या संयुक्त बैठक के अंदर की कार्यवाही में भाग ले सकता है, उसको संबोधित कर सकता है। लेकिन अंतर केवल इतना है महान्यायवादी और मंत्रियों के अंदर कि मंत्री अपने सदन में मतदान कर सकता है, लेकिन महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन में मतदान नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। मंत्री अपने सदन में मतदान कर सकते हैं, महान्यायवादी किसी भी सदन में मतदान नहीं करेंगे। इस बात को जरा ध्यान में रखें। तो यह आर्टिकल 88 मंत्रियों और महान्यायवादी से संबंधित है, जो संसद के को संबोधित करने और उसके कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्रदान करता है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 105। आर्टिकल 105 ये भी मंत्रियों नहीं कहेंगे हम, यहाँ पे बात करेंगे संसद के सदस्यों। संसद के जो सारे सदस्य हैं उन सारे सदस्यों की बात करेंगे और महान्यायवादी की बात करेंगे। आर्टिकल 105 के तहत
यानी आर्टिकल 105 संसद के किसी भी सदन की जब कार्यवाही चलती है, यानी हम ये कहें कि संसद के अंदर संसद के सदस्यों को शक्तियां विशेषाधिकार प्रदान करता है। आर्टिकल 105 के अंदर क्या बताया गया है? संसद के सदस्यों को संसद के अंदर जो शक्तियां व विशेषाधिकार प्रदान करता है, संसद के सदस्यों को संसद के अंदर जो शक्तियां व विशेषाधिकार प्रदान करता है, वही शक्तियां व विशेषाधिकार संसद के अंदर महान्यायवादी को भी दिया गया। महान्यायवादी को भी प्रदान किया। क्यों किया गया है? क्योंकि आर्टिकल 88 में बताया था मैंने कि महान्यायवादी संसद की बैठक में भाग लेगा लेकिन मतदान नहीं करेगा। तो जब संसद के सदस्य, संसद का सत्र चल रहा होता है या संसद की जब कार्यवाही चल रही होती है, उस दौरान जो संसद के सदस्यों को शक्तियां मिलती है, पावर्स मिलते हैं, जो विशेषाधिकार मिलते हैं, वही शक्तियां और विशेषाधिकार जब महान्यायवादी संसद की कार्यवाही में भाग लेता है, उस समय वो सारी शक्तियां महान्यायवादी को भी मिलती है जो संसद के सदस्यों को प्राप्त होती है। ये आर्टिकल 105 के द्वारा प्रावधान किया गया। क्योंकि महान्यायवादी भी तो संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है आर्टिकल 88 के तहत। तो जिस वक्त ये भाग ले रहा होता है, उस वक्त संसद के सदस्यों के समान शक्तियां और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार से उदाहरण के तौर पर देखें तो संसद की कार्यवाही जब चल रही होती है तो संसद का सदस्य जो कुछ भी बोल रहे हैं उन पर किसी प्रकार की न्यायिक कार्यवाही नहीं होती, ये उनको एक प्रकार से शक्ति प्राप्त है। तो जब महान्यायवादी भी भाग लेता है और ये जो संबोधित करता है, उस समय उस पर कोई न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकती। तो संसद के सदस्यों के समान ही महान्यायवादी को भी संसद के अंदर वही शक्तियां विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं आर्टिकल 105 के तहत। आर्टिकल 88 और आर्टिकल 105 जो संसद के सदस्यों और महान्यायवादी दोनों से संबंधित है, दोनों को एक विशेष शक्तियां और विशेषाधिकार प्रदान किया गया। दोस्तों, ये थे महान्यायवादी से संबंधित कुछ तथ्य जिसमें हमने सबसे पहले आर्टिकल 76 की बात की थी। और इस आर्टिकल को आप अच्छी तरह से ध्यान में रखना, क्योंकि आर्टिकल 76 किससे संबंधित है? भारत के अटॉर्नी जनरल से संबंधित है। बाद में इसका सबक्लॉज बदलाते हैं, आर्टिकल 76 के 1, आर्टिकल 76 2, आर्टिकल 76 3 और आर्टिकल 76 4, जिसमें महान्यायवादी से संबंधित बात की गई। महान्यायवादी से संबंधित जो अन्य फैक्ट्स हैं उन पर चर्चा हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। धन्यवाद।